स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मेरा नाम है आलोक, आप देखते हैं यूनिक विद्यार्थी। देखिए आज का जो टॉपिक है वो है वेटो पावर के बारे में। आपने बहुत बार सुना होगा वेटो। तो वेटो क्या है? तो वेटो को समझने के लिए ऐसा समझ लिए कि वेटो एक प्रकार का पावर है। अब इसके और अतिरिक्त समझने के लिए थोड़ा सा इसको अंदर से गहराई में जाने के लिए थोड़ा सा पहले का कुछ चीजें हम समझ लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगी। देखिए क्या था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ 1914 से 1918 तक। वर्ल्ड वॉर को देखते हुए ये पता लगा कि देखिए अगर एक शांतिपूर्ण तरीके से पूरे विश्व को चलाना है, अगर देश में शांति बनानी है, देश के बीच में रिलेशन अच्छा होना चाहिए और कोई भी बात कहीं रखने की, अगर एक कहीं पे बात रखने के लिए कोई एक संगठन बनाया जाए जहाँ पे लोग अपनी बात रख पाएँ, ठीक है, ताकि एक दूसरे के अंदर जो विवाद है, जो गुस्सा है, जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है पूरे विश्व में, देश के आपस में, वो सारे हल हो पाए, उसका सॉल्यूशन निकल पाए। इसके ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए एक देखिए एक संघ बनाया गया था। संघ मतलब एक कह सकते हो कि लीग ऑफ नेशन के नाम से बनाया गया था, जिसके अंदर बहुत सारे देश थे, ठीक है। राष्ट्र संघ, हिंदी में राष्ट्र संघ और लीग ऑफ नेशन, ये 1920 में बनाया गया था। लेकिन ये बनाया गया था देश, जितने भी देश थे उसके आपस में जो रिलेशन है वो अच्छे रखने के लिए, जो भी बातें थी, प्रॉब्लम्स थी, उसको ठीक ढंग से सॉल्व करने के लिए। बट ये फेल हो गया। ये क्या हो गया, किस लिए बनाया गया था? प्रिवेंट वर्ल्ड वॉर और वर्ल्ड पीस। वर्ल्ड पीस का मतलब है कि विश्व स्तर पे विश्व शांति के लिए, ठीक है, और सिक्योरिटी यानी कि पूरे देश का सुरक्षा के लिए, ठीक है। अगर कोई देश किसी को धमका रहा है तो वो यूएन में लीग ऑफ नेशन में जाकर जवाब देगा, ठीक है, कि ऐसा क्यों आपने किया। तो इस सब देखने के लिए, इस सब चीजों को नजर में रखते हुए ये सब चीजें बनाई गई थी, ठीक है। लेकिन ये फेल हो गया। बट फेल टू प्रिवेंट पीस एंड रिजल्टिंग वर्ल्ड वॉर 2। ये जो बनाया गया था 1920 में बनाया गया था, इसी के लिए बनाया गया था कि दुनिया की शांति के लिए, दुनिया की सुरक्षा के लिए, सभी देशों की सुरक्षा के लिए। बट ये काम नहीं कर पाया ठीक से। यहाँ पे जो था ये सही से काम नहीं किया और क्या हुआ, रिजल्ट में परिणाम स्वरूप देखने को हमें मिला वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 चालू, विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध यहाँ से चालू हो गया। तो लीग ऑफ नेशन फेल हो गया। बट लीग ऑफ नेशन फर्स्ट में फेल हुआ, बाद में इसको कंटिन्यू किया गया, एक नए नाम से शुरू किया गया जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ। मतलब जो वर्ल्ड वॉर 2 था जब खत्म हुआ 1945 में, वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ 1945 में, तब 1945 में ही इसे एक संयुक्त राष्ट्र के नाम से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहें तो संगठन कहते हैं। मतलब कोई भी एक संगठन, मतलब कि एक संगठित लोग, मतलब कि देश को मिलाकर एक संगठन बनाया गया, ठीक है, जिसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। आप इसे यूएन के नाम से जानते हैं, यूएनओ के नाम से भी जानते हैं, हिंदी में संयुक्त राष्ट्र कहते हैं, ठीक है। यह 1945 में बनाया गया। इसके अंदर बहुत सारे देश थे, ठीक है। उस समय जब ये बना था तो कुल मिला के 50 देश थे, 51 देश थे कुल मिलकर साइन करके बकायदा इसमें बनाया गया कि हम इसमें अपना मेंबर हो गए, ठीक है, इसके सदस्य हो गए। अब जो देश इसके सदस्य थे उस समय उन्होंने यह मान्य कर लिया था कि जो भी यूएन बनाएगा, जो भी फैसला सुनाएगा, उसके हम उसकी तरीके से चलेंगे, ठीक है। जो भी विश्व युद्ध में जो विश्व स्तर पे जो भी आपसी रिलेशन होगा, जो विवाद होगा, उसको कैसे सुलझाया जाएगा, वहाँ पे यूएन में सब बाकायदे बताया गया है। यूएन के जो कहेंगे ना तो छोटे छोटे और भी बॉडीज हैं, जिसे हम कहते हैं और भी मतलब अंग हैं, ठीक है। यूनाइटेड नेशन के 6 अंग हैं, कुल 6 पार्ट है, जिसमें से एक उसका सुरक्षा परिषद नाम के है, जिसे हम यूएनएससी कहते हैं। यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। जो यूएनएससी है ना वो पूरे विश्व की सुरक्षा के बारे में चर्चा करता है, बात करता है, उस पर सॉल्यूशंस देता है, ठीक है, यूएनएससी। तो जो भी, जैसे मान लीजिए किसी देश की एक देश से दूसरे देश के अंदर युद्ध हो गया या किसी भी तरह विवाद हो गया, तो वहाँ पे वो जो अपनी बात रखेगा वो यूएनएससी में ही उठाएगा कि ऐसा हमारा समस्या है, ठीक है। यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र जो देखिए लीग ऑफ नेशन जो पहले था, बाद में ही उसे यूनाइटेड नेशन के नाम से और बढ़िया से जोड़ के लोग बन गए। फिर इसके बाद क्या हुआ, अभी के लिए जो इसके मेंबर्स है, टोटल मेंबर मतलब जितने भी सदस्य हैं 193 है।
193 टोटल मेंबर 193 है। और लास्ट में अभी जो हाल ही में जुड़ा 2011 में, वो साउथ सूडान बना जब, मतलब साउथ सूडान, सूडान और साउथ सूडान, सूडान के नीचे साउथ सूडान है। सूडान जो है और साउथ सूडान ये अफ्रीकी देश है। तो अफ्रीका के जो लास्ट साउथ सूडान है, साउथ सूडान, वो 2011 में उसने यूएन में अपना सदस्यता ली है। ठीक है, अब इसमें समझने वाली बात ये है कि इसमें 193 टोटल मेंबर्स है, बट इसमें से एक टेम्परेरी, एक परमानेंट मेंबर नाम से टर्म आता है। मतलब एक स्थायी और एक अस्थायी मेंबर होते हैं। अब समझिए, जो स्थायी मेंबर है वो हर 2 साल के अंदर चेंज होते रहते हैं, मतलब हर 2 साल के अंदर उनका वोटिंग होता है। जो अस्थायी है, ठीक है, स्थायी मेंबर तो परमानेंट हो गए, अस्थायी जो मेंबर है, टेम्परेरी जो मेंबर है, वो हर 2 साल में उनका क्या होता है, इलेक्शन होता है। ठीक है, जो वहाँ पे वोटिंग होती है, और वो टोटल नंबर है 10 जो है अस्थायी मेंबर है, मतलब हर 2 साल में 10 देश के मेंबर बदल जाएंगे। भारत जो है वो भी अस्थायी है, टेम्परेरी मेंबर है। जो 5 है वो स्थायी है, स्थायी मतलब परमानेंट मेंबर। और इन्हीं 5 देशों के पास एक पावर है जिसे हम कहते हैं वेटो पावर, इन्हीं स्थायी सदस्यों के पास है। और ये स्थायी सदस्य क्या है मैं बताता हूँ। आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ लिख देते हैं, चलो, अमेरिका, यूके, और अमेरिका, यूके, फ्रांस, रसिया, चाइना। अमेरिका, यूके यानी यूएसए, अमेरिका, यूके यानी यूके यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, ठीक है, तीसरा फ्रांस, चौथा रशिया, और पांचवा जो है वो है आपका चाइना। ठीक है, इन 5 देश है जो स्थायी सदस्य है, मतलब ये परमानेंट है। जब तक यूएन रहेगा ये रहेंगे ही रहेंगे, ये इसके मेंबर रहेंगे परमानेंट। इनके लिए कोई भी इलेक्शन नहीं होता, कोई भी वोटिंग नहीं चाहिए, ये हमेशा के लिए है। ठीक है, और इन्हीं के पास वेटो पावर है, 5 के पास। ठीक है, अब वेटो पावर का मतलब क्या हुआ, देखिए, जब भी यूएन में कुछ भी बात होगी, कुछ भी प्रस्ताव होगा, जिसे हम रिजोल्यूशन कहते हैं, जैसे प्रस्तावना, जैसे कुछ भी प्रस्तुत, हमारे जैसे बिल होता है, बिल लाते हैं, वैसे वहाँ रिजोल्यूशन कहते हैं। रिजोल्यूशन, जब भी कुछ बात होगी, कुछ भी प्रस्तुत किया जाएगा यूएन के अंदर, तो वहाँ पे जिस देश के पास वेटो पावर है, वेटो, वो चाहे, अगर मान लीजिए कोई एक कुछ भी आया प्रस्ताव और उसमें सबने हामी भर दी, मतलब सबने कह दिया ठीक है हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और इन 5 में से 4 ने कर दिया, बट एक ने नहीं माना, मान लीजिए चाइना ने मना कर दिया, और उन्हें कहा, चाइना ने बोल दिया वेटो। तो वेटो का अगर दूसरा अर्थ कहें तो वेटो का सीधा अर्थ ये होता है आई डू नॉट अलाउ, मतलब मैं अनुमति नहीं देता, या सीधा ना। वेटो का मतलब है, समझिए, ना। तो वेटो जिसका कर दिया यानी कि ना, उसके लिए ना है। अगर कोई भी वेटो वाला देश, यानी कि 5 देश है, इसने अगर किसी भी फैसले में अपना वेटो कह दिया कि वेटो, वो फैसला वहीं पर रद्द कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा, और उस पर फिर चर्चा नहीं की जाएगी। ठीक है, इसका आप सबसे अच्छा उदाहरण ये देख सकते हैं कि जो मौलाना मसूद अजहर है, ये टेररिस्ट था। ठीक है, इसने तिहाड़ जेल में ये बंद था भारत के, फिर ये जब हाईजेक हुआ, इसके साथियों ने हाईजेक करके IC-814 एरोप्लेन को लेकर गए अपने, कहाँ पे, कांधार में। फिर कांधार में फिर उन्होंने कहा कि आप मौलाना मसूद अजहर को छोड़िए, इसको छुड़ा के लेकर गए, इसके बाद ये तब छोड़े। तो कुल मिलाकर हाईजेक करके उसको लेकर गए। बाद में भारत ने इसके यूएन में इसके लिए आवाज़ उठाई कि मौलाना मसूद अजहर को एक ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कीजिए, बट वहाँ पे सब देशों ने मंजूरी दे दी थी। यहाँ 2/3 मेजोरिटी भी मिल गया था, 193 में से 121 लोगों ने भी सहमति दे दी थी, और इसमें भी से 5 में से 4 ने दी दिया था। केवल चाइना जब आप वेटो पावर था, उसने मना कर दिया कि हम वेटो कह दिया सीधा कि मैं नहीं मानता कि ये टेररिस्ट है। ठीक है, सोचिए कितना बड़ा गद्दारी करता है वो। ठीक है, साफ साफ मना कर दिया, और वेटो में जिसके पास वेटो है वो कोई भी फैसलों को निरस्त कर सकता है। इसीलिए भारत को वेटो की जरूरत है, और वेटो को, अब भारत को भी वेटो चाहिए, और ये मिलना अनिवार्य है, ये जरूरी है, भारत को भी अब मिलना चाहिए वेटो, ताकि भारत भी हर एक फैसले में अपना पक्ष रख सके, अपना राय रख सके। ठीक है, देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बहुत बार कोशिश किया यूएन को साफ साफ बताया कि देखिए, अब अपने भी विचारों को बदलने की जरूरत है, और यूएन को थोड़ा बड़ा करने की जरूरत है।
आप 1945 का वही सिस्टम लेके चल रहे हैं अभी तक 2023 में, 1945 में, ठीक है। 1945 में भी आपने वही टाइम का जो चीज़ अभी तक उसमें कोई भी कुछ भी उसमें मतलब चीज़ें चेंजेस नहीं हुई हैं, जो तब था तब अभी भी हुई है। तो उन्होंने कहा कि जैसे तब के टाइम में 5 परमानेंट मेंबर थे, लेकिन अब विश्व को ज़रूरत है कि भारत को भी वेटो दिया जाए, ठीक है। ताकि देखिए वेटो मिलने से क्या होगा आप तो पता ही है कि भारत किसी भी फैसले में अपना पक्ष रख सकता है, हाँ या ना कर सकता है कि देखिए ये मुझे मंजूर है या नहीं। आप जानते हैं वेटो से भारत की बड़ी बड़ी समस्याएं तो 2 मिनट में चुटकी में दूर हो जाएंगी। ये जो पीओके का आपका प्रॉब्लम चल रहा है ये सारा तो 2 मिनट का काम है, मतलब भारत ने जहाँ कहा वेटो काम खत्म, ठीक। अब देखिए चाइना क्या बोल रहा है, चाइना वर्ल्ड क्या बोल रहा है कि दुनिया की नज़र में क्या बोलने के लिए, अच्छा बनने के लिए क्या बोल रहा है कि मैं तो चाहता हूँ भारत को भी वेटो मिले, भारत को भी वेटो पावर मिले, बट भारत, मेरा एक कहना है, मेरी एक शर्त रख दिया है कि भारत एनपीटी पे साइन करेगा तो मैं उसको वेटो पावर दे दूंगा। एनपीटी, अब एनपीटी क्या है चलिए हम आगे समझते हैं एनपीटी क्या है। अब चलिए देखिए कि भारत को आखिर वेटो पावर मिल क्यों नहीं रहा है। देखिए वाई इंडिया शुड नॉट परमानेंट मेंबर, क्यों उसे देखिए जो परमानेंट बनेगा, जो स्थायी मेंबर बनेगा उसी को वेटो दिया जाएगा। ये एक बात क्लियर है ना, पहले परमानेंट मेंबर बनो, पहले स्थायी मेंबर बनो, फिर वेटो मिलेगा, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट वेटो में नहीं मिल जाएगा, पहले परमानेंट मेंबर बनो। तो आखिर भारत को परमानेंट मेंबर बनाए क्यों नहीं जा रहा है, इसके लिए बहुत सारे कारण हैं। देखिए एक तो चाइना मना कर रहा है, वेटो कर देता है ना बात बात पे कि मुझे नहीं करना है, इनको अभी वेटो मत दो। क्यों, उसका कारण एक ही है कि कहता है कि क्योंकि भारत एनपीटी पे साइन नहीं किया। एनपीटी क्या है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी, ये 1968 में बनाया गया था। अच्छा इसका मतलब क्या है, इसमें यह है कि जिस सभी देश के पास जितने पास न्यूक्लियर है वो अपना न्यूक्लियर वेपन हटा दे, अब अपना जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, एटम बम्स हैं वो हटा ले, इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग यही कहता है, ठीक है। और जिस पे भारत ने साइन नहीं किया है, तो कहने का मतलब है क्या भारत अपना जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो हटा ले, इसका मतलब, हाँ। तो ये तो जानता चाइना कि भारत ऐसा कतई नहीं करने वाला है कि वो अपना न्यूक्लियर वेपन हटा लेगा, चाहे जो हो जाए, ठीक है, चाहे भले वेटो ना मिले, लेकिन न्यूक्लियर तो नहीं हटेगा, ठीक। तो इसलिए जानता है कि भारत ऐसे करेगा नहीं। तो हम इसके लिए यही रीज़न दे सकते हैं कि एनपीटी पे भारत ने साइन नहीं किया। तो ये लीजिए भाई, भारत के पास और भी तरीके हैं आपसे लेने के लिए, ठीक है। एमटीसीआर तो है ना, एमटीसीआर आगे हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो एमटीसीआर का जो सदस्य है भारत है, और भारत को एमटीसीआर के अंदर वेटो पावर है। अब एमटीसीआर क्या है हम समझते हैं। तो एमटीसीआर के बहुत सारे और भी तरीके हैं जिससे भारत जो वेटो है वो ले सकता है आगे। तो ये रीज़न पहला है, फर्स्ट रीज़न ये है, ठीक है। लेकिन इसमें इस ट्रीटी को साइन भले भारत ने किया, लेकिन इसमें क्या क्या है भारत ने कि देखिए हम साइन भले नहीं कर रहे, लेकिन हम या आपको आश्वासित कर रहे हैं कि हम कभी भी फर्स्ट यूज़ नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन को, जो अपने फर्स्ट यूज़ नहीं करेंगे। बट रिलेटिएट का मतलब कि अगर हम तो यूज़ नहीं करेंगे फर्स्ट, मतलब कोई भी देश हम पे हमला करेगा तो हम फर्स्ट यूज़ नहीं करेंगे, मतलब पहले किसी को नहीं मार देंगे। हाँ, अगर वह न्यूक्लियर वेपन हमारे देश के ऊपर हमला करेगा तब हम रिटेलिएट करेंगे, मतलब उसी भाषा में उसको जवाब देंगे। अगर वो न्यूक्लियर की भाषा में मानेगा तो हम न्यूक्लियर की भाषा में उसको जवाब देंगे, ठीक है। हालांकि आप किसी भी जैसे कि जो भी न्यूक्लियर संपन्न देश नहीं है, आप उस पर तो न्यूक्लियर के जैसे नेपाल है उसके पास न्यूक्लियर नहीं, तो आप उससे तो नहीं न्यूक्लियर से लड़ सकते। लेकिन चाइना के पास चूंकि न्यूक्लियर है तो वो उसको हम उस भाषा में भी जवाब दे सकते हैं, ये कहा है, ठीक है। बट फर्स्ट यूज नहीं करेगा भारत, इसने कहा है भारत ने, ठीक है। भारत ने ये कह दिया साफ साफ। साथ में भारत दूसरा रीजन ये है नहीं मिल पा रहा है, वो है सीटीबीटी। भारत ने सीटीबीटी पे भी साइन नहीं किया है, ठीक है। सीटीबीटी क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी 1996। इसके अंदर कोई भी बहुत बड़ा कोई भी परीक्षण, परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता है कहीं भी। यहाँ पे भी दिमाग लगाया गया था उस समय। एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे, अटल बिहारी वाजपेयी, इन दोनों की बहुत ही चतुराई भले स्ट्रैटेजी से समर्थित की एक योजना से ये संपन्न हो पाया। इन्होंने क्या किया, अंडरग्राउंड जो पोखरण में किया गया था
न्यूक्लियर टेस्ट, वो पोखरण के अंडरग्राउंड, जो क्योंकि इस ट्रीटी के अंदर ये नहीं लिखा गया था कि अंडरग्राउंड टेस्ट कर सकते हैं, उसमें लिखा गया था कि आप थल में नहीं कर सकते, जल में नहीं कर सकते, आप भूमि पे नहीं कर सकते, ठीक है, हवा में, पानी में और जमीन पे नहीं कर सकते, लेकिन उसमें ये नहीं लिखा था कि वहाँ अंडरग्राउंड नहीं कर सकते। तो इसके लिए वहाँ पे हम लोग वहाँ पे आप अपनी बात रख पाए। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान हमेशा कहता है कि जम्मू कश्मीर हमारा है, तो जम्मू कश्मीर के मुद्दे की वजह से भारत को वेटो नहीं मिल पा रहा होगा। तो ये सब तो बहुत बड़ी रीज़न है। तो इसमें से एक रीज़न ये भी है जिसके लिए एक यूएन ने एक बार डिक्सन कमीशन करके बहुत 5-10 लोग को यहाँ पे सर्वे के लिए भेजा भी था। तो उनको उसके बाद ये सब किया, उसके बाद ये फाइल किया वहाँ पे यूएन में। वहाँ पे ये बताया गया कि देखिए ये जो जम्मू कश्मीर का प्रॉब्लम है, ये भारत और पाकिस्तान का आपसी खुद का उनका मैटर है, पर्सनल मैटर है उन दो देशों का, ना कि अंतर्राष्ट्रीय कोई मैटर है, ठीक है। तो वहाँ पे इसने कह के उसे छोड़ दिया, ठीक है। चौथी चीज़, भारत बजट कम देता है यूएन में जो भारत का बजट है वो कम है, वेरी लेस कंपेयर टू अदर परमानेंट मेंबर्स, जो भी अलग है दूसरे, अमेरिका है, फ्रांस है, यूके है और चाइना है, और ये सारे देश जो हैं वो क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें अपना योगदान देते हैं फाइनेंशियली। बट ये भी तो सोचिए कि यार दुनिया में किसी भी तरीके की वैक्सीन हो, भारत सबसे पहले खड़ा रहता है। हर जगह पोलियो हो, मलेरिया हो, उसकी वैक्सीन भारत देता है। किसी भी देश को कोई भी हो जाता है, बहुत बड़ा ट्रेजेडी हो जाता है ना, कोई भी दुर्घटना हो जाती है, तो उसमें सबसे पहले भारत तो ही खड़ा होता है। सीरिया, टर्की में जैसे भूकंप आया, ये इतनी बड़ी आपदा थी प्राकृतिक, इसमें भारत आगे आके साथ दिया। ऐसे ही अलग अलग तरीके से जो भी कभी भी वैक्सीन बनाने की बात हो, कोई भी बहुत मिशन हो, तो भारत उसमें बढ़ चढ़ के अपना योगदान देता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा वैक्सीन, दवाइयाँ सप्लाई भारत करके देता है। तो ये सब चीज़ें देखिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसके साथ भारत एक सेकुलर कंट्री है, पंथनिरपेक्ष। ये सब अगर मैं लिखूंगा पॉइंट करके 5-6 पॉइंट ऐसे आ जाएगा। तो इतने सारी चीजें होने के बावजूद भी भारत को वेटो नहीं मिल पा रहा है। खैर ठीक है, तो इन सब बातों को सुब्रमण्यम जयशंकर जो है, जो फॉरेन मिनिस्टर है, वो सारी बातें समझते हैं। सुब्रमण्यम जयशंकर जो है भारत की फॉरेन मिनिस्टर होने के नाते यूएन में भारत को कैसे वीटो पावर मिले, इसके ऊपर जरूर से वो काम कर रहे होंगे। मुझे उम्मीद है कि शायद भारत जल्द से जल्द वेटो पावर हासिल भी कर लेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपकी सारी चीजें, आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ कमेंट करना हो नीचे कमेंट बॉक्स में, सजेशन देना हो, राय रखनी हो, किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना हो, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। मेरा नाम है आलू, आप देखते हैं यूनिक विद्यार्थी। जय हिंद।